हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन में बात की थी अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जो आपका सोल्यूट होता है, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी। मैंने आपको बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जो सोल्यूट के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करती है, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, चाहे NaCl लो, चाहे KCl लो, या फिर चाहे LiCl लो आप, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चार टाइप की आपकी क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट वन जो होती है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं RLVP, ठीक है। सेकंड वन होती है आपकी कौन सी वाली, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं यूबुलोस्कोपी, ठीक है। थर्ड वन जो होती है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं क्रायोस्कोपी। और फोर्थ वन होती है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हमने अपनी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हो तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये आपकी क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने दो फॉर्मूले भी इसके लिए बनाए थे, ठीक है। वो दो फॉर्मूले कौन कौन से थे, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जो लास्ट हमने लिया था, ठीक है, वही क्वेश्चन है और इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने किया होगा। तो हमने दो फॉर्मूले लिखे थे रिलेटिव लोअरिंग के लिए। एक था आपका P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू स्मॉल m दैट इज मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला था आपके पास, और एक जो फॉर्मूला था दैट इज P0 माइनस PS अपॉन PS and that will be equal to molality into molar mass of solvent divided by 1000, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस, दोनों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी क्वेश्चंस को सोल्व करना हो, मोलैलिटी, मोल्स या मास आपको निकालना हो सोल्यूट वगैरह का, तो आपको इस फॉर्मूले को आपको काम में लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम एक अजम्पशन लेते हैं जो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लिया जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला आपकी हर एक चीज़ के लिए, हर एक कंडीशन पर क्या है, वैलिड है। तो आपके इससे क्वेश्चन के आंसर आने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। दोनों में आई थिंक आप लोगों ने अगर सोल्व किया होगा ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को हल्का सा डिफरेंस जरूर दिखा होगा, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों ने सोल्व किया होगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, दोनों तरीके से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है 373 केल्विन, जिसका आपको वेपर प्रेशर कितना दिया है 750, मतलब आपको PS की वैल्यू दी है कितना 750 mmHg, ठीक है। आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी आपको निकालनी है। एम सोलवेंट, सोलवेंट क्या है यहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन है तो सोलवेंट क्या होगा आपका, वाटर होगा, ठीक है। तो मोलर मास आपको निकालना है, मोलर मास ऑफ सोलवेंट कितना होता है 80। तो ये आपको नोन है, ये आपको निकालना है, ये आपको नोन है, ये भी आपको नोन है। P0 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो P0 क्या है, P0 होता है प्योर वाटर का, जो भी आप प्योर सोलवेंट लेते हो उसका वेपर प्रेशर। अब देखिए टेम्परेचर आपका 373 है, मतलब मैंने आपको बताया था कि हिंट भी दिया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का कितना है 373 केल्विन। इसका मतलब 373 केल्विन पर टेम्परेचर है आपका कितना 373 केल्विन पर बॉइलिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट पर मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, आपके 1 ATM के बराबर होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो P0 की जो हमारे पास वैल्यू आती है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट, किसके बराबर होता है, उसके एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर, जो कितना होता है 1 ATM, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, कभी भी ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट दिया है मतलब आपको इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है, उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। अब अपने को लिखना किसमें, mm में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 760 mmHg, क्लियर है। तो यहाँ से P0 की वैल्यू आपके पास आएगी, देखिए 760 माइनस 750
डिवाइड बाई 750 इक्वल टू स्मॉल m इंटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट वाटर 18 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दोनों मैंने एक ही लिख दिए क्या, यहाँ पी नोट लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं पी एस। ठीक है, चलिए, तो ये कितना आएगा आपके पास 760। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 760 माइनस 750 डिवाइड बाई 750 इक्वल टू स्मॉल m इंटू 18 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो m की वैल्यू आएगी 0.74 के आसपास। ठीक है, और यहाँ से m की वैल्यू निकालोगे आप तो आएगी 0.73 के आसपास। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बट मान लो अगर आपको ऑप्शन ही थोड़े से नज़दीक दे दिया जाए 0.71, 0.72, 0.73 और 0.74, तब आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप इससे निकालोगे तो 73 आएगा और इससे निकालोगे तो 74 आएगा। ठीक है, तो आपको किससे निकालना है, न्यूमेरिकल पर्पज़ के हिसाब से इस वाले तरीके से निकालना है। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ हम अजम्पशन लेते हैं, यहाँ कोई अजम्पशन नहीं लिया जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। चलिए, सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन में आपको दिया है पी नोट वाटर H2O दैट इज 25 टोर, ये आपको दिया गया है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम a non-volatile solute, 6 gram of a non-volatile solute in 90 ग्राम वाटर। ठीक है, इन 90 ग्राम वाटर, 90 ग्राम वाटर इज 24 टोर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। कैलकुलेट मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, आपको पी नोट H2O दिया हुआ है 25 टोर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 90 ग्राम वाटर इज 25 टोर, मतलब आपको PS भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसका मोलर मास आपको निकालना है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखिए, अगर हम क्वेश्चन देखें तो पी नोट H2 आपको दिया हुआ है 25 टोर, पी नोट सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है या PS आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24 टोर। ठीक है, अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है आपका, पी नोट माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें, पी नोट दैट इज 25 माइनस 24 डिवाइड बाई PS 24। ठीक है, मोलिकुलर वेट आपको क्या निकालना है, मोलिकुलर मास आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करोगे मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है 6 डिवाइड बाय मोलर मास कैपिटल M मान लेते हैं, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
90 ग्राम आपको दिया हुआ है, डिवाइड बाय मोलर मास वाटर का कितना होता है 18, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप m की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, ये होगा आपके पास 1 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू 6 बाई m और 18 इंटू 5 90 होता है, ये आएगा इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज m इक्वल टू 24 इंटू 6 डिवाइड बाई 5, ठीक है। आप सोल्व कर सकते हो उसको, 6 4 जा 24, तो 144 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 28.8, तो 28.8 के आगे आपके पास मोलिकुलर वेट आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चंस इजी रहते हैं, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला सही तरीके से ध्यान रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव lowering in vapor pressure, ठीक है। if 100 ग्राम of a non volatile solute, जिसका मोलर मास आपको दिया गया है, कितना दिया है 100 दिया हुआ है, ठीक है। 100 आपको दिया हुआ है, are dissolved in 432 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है। 100 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपको दिया हुआ है, जो किस में डिजोल्व है 432 ग्राम ऑफ वाटर में। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए यहाँ से अगर हम देखें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो क्या होता है आपका P0 माइनस PS अपॉन P0, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जो हम फॉर्मूला लिखते हैं P0 माइनस PS अपॉन PS, वो तो हमने फॉर्मूला बनाया है, उसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं बोलते। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर केवल P0 माइनस PS अपॉन P0 को ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो P0 माइनस PS को हम क्या लिख सकते हैं, P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई P0, ये हमने किया हुआ भी है। P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर हम देखें तो क्या होता है आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कोई डाइल्यूट वगैरह कुछ दिया नहीं है, इसलिए नेग्लेक्ट मत कर देना कि पता चले इसको नेग्लेक्ट कर दो और आंसर निकाल दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास, तो 100 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस सॉल्वेंट 432 डिवाइड बाई मोलर मास 18 होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ऊपर तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 432 डिवाइड बाई 18 24, तो ये आपके पास आएगा 24, ठीक है। तो 1 अपॉन 124 दैट इज 25, 1 प्लस 24, आपका आंसर कितना आएगा 0.04, ठीक है। सो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना आएगा आपका 0.04। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या है मिल सकते हैं, डिफरेंट वैरायटी के। एक फॉर्मूले के ऊपर हो सकता है, जो नॉर्मल तरीका है उसके ऊपर हो सकता है, तरीका वही रहेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से जो फॉर्मूला फिट हो जाए उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का टाइप वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपको व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दैट इज यूरिया। आपको जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दिया है दैट इज यूरिया needs to be dissolved in 100 gram of water in order to decrease its vapor pressure by 20%. ठीक है। What will be the molality of this solution? What will be the molality of the solution? ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो दिया है आपको यूरिया, ठीक है, नीड्स टू बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर बाय 20%। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम 100 ग्राम वाटर के अंदर कितना यूरिया मिक्स करें कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो 20% डिक्रीज हो जाए। मान लो पहले 100 था तो अब कितना हो जाए, 80 हो जाए। कहने का मतलब ये 20% डिक्रीज हो गया। ठीक है, एक तो वो मास आपको बताना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको बतानी है मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलेलिटी आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट। अगर ये ग्राम में है तो मल्टीप्लाई कीजिए आप ऊपर 1000 से। ठीक है, ये होता है मोलेलिटी का फॉर्मूला। अब देखिए सोलवेंट का मास आपको दिया है 100 ग्राम, चलिए ये दिया हुआ है, ये है अपने पास। मोलेलिटी निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब मास अपॉन मोलर मास। तो मास तो हमें यहाँ निकालना है, मोलर मास यूरिया का कितना होता है, यूरिया का फॉर्मूला अगर हम देखें, यूरिया NH2CO ठीक है, कितना होता है 60 होता है इसका। मोलर मास कितना होता है आपका 60 होता है। ठीक है, फोर्टीन इंटू 14 और 2 16 16 16 32 32 प्लस 16 48 48 प्लस 12 60 करेक्ट है। तो देखिए मोलर मास हमें पता है, अपने को क्या चाहिए, मास चाहिए। अगर मास आ जाए तो यहाँ से मोलेलिटी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए पहली बात तो ये। तो हमें दो सवालों का जवाब चाहिए, एक तो मास चाहिए और एक मोलेलिटी चाहिए। मास निकालना पड़ेगा अपने को, मास मिल गया तो मोलेलिटी भी मिल जाएगी। ठीक है, हम निकालते हैं मास। ठीक है, देखिए वही हमारा फॉर्मूला दैट इज P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू क्या हम काम में लेते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, चलिए P0 आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग का P0 मान लेते हैं। PS कितना है 20% डिक्रीज हो गया। अगर मान लो स्टार्टिंग का P0 था तो PS कितना मान होगा 20% कम, दैट इज 0.8 P0, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए डिवाइड बाई 0.8 P0 इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें नहीं पता है, N सोल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सोलवेंट कितना आएगा, मास अपॉन मोलर मास 80। ठीक है, यहाँ से आप मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लीजिए। यहाँ से अगर मैं देखूँ
पी नोट में से 0.8 जाएगा, कितना बचेगा 0.2 पी नोट, 0.2 पी नोट डिवाइड बाई 0.8 पी नोट, 1/4, 1/4। आप चाहिए तो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, 0.2 पी नोट डिवाइड बाई 0.8 पी नोट इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 18 डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ से जाएगा 4 टाइम्स, तो यहाँ से मोल्स ऑफ सोल्यूट ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा। ठीक है, पी नोट से पी नोट कैंसिल, ये 1/4, तो एन सोल्यूट आपके पास कितना आएगा 100 डिवाइड बाई 18 इंटू 4। ठीक है, यही आएगा आपके पास। इसको सोल्व करें हम तो 4 से जाएगा 25, 25 डिवाइड बाई 18, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो 25 डिवाइड बाई 18 लिख लिया। ये तो आ गया मोल्स ऑफ सोल्यूट। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, लेकिन हमें मास भी निकालना है। ठीक है, तो मास कैसे हम निकालेंगे, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, चलिए मास आपको निकालना है, तो मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स कितना है 25 डिवाइड बाई 80 इंटू मोलर मास कितना है 60, 6 3 जा 18, ये 10, तो मास आ गया आपके पास 250 डिवाइड बाई 3, कितना होगा ये अराउंड 83.33 के आसपास होगा। तो ये आ गया आपके पास मास की वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सो क्लियर है। चलिए वहाँ पे अब देखिए मोल्स हमने डायरेक्ट ही निकाल लिए। ठीक है, ये निकाल लिए, तो आपको मास अपॉन मोलर मास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से मोलिलिटी की जो वैल्यू आएगी दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने 25 डिवाइड बाई 18, 25 डिवाइड बाई 80 इंटू डब्ल्यू सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट कितना है 100 ग्राम आपको दिया हुआ है, इंटू 1000। ठीक है, 1212। ठीक है, स्मॉल एम की वैल्यू आ गई आपके पास 25 बाई 18 हमने लिखा तो नहीं है, चलिए 250 डिवाइड बाई 18। ठीक है, और इसको अगर हम सोल्व करें तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 8 लगभग 1.4 के आसपास आएगी। ठीक है, हो सकता है 1.38 या 39 आए, बट लगभग आपका कितना आएगा, सॉरी 14 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना, मतलब 13 पॉइंट समथिंग आएगी, 13.8 आए या 13.9 आए, लगभग 14 के आसपास आएगी, क्योंकि 18 4 जा 72 होता है, तो उससे थोड़ा सा कम, तो 13.8 या 13.9 आप मान सकते हो। ठीक है ना, चलिए तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो परसेंटेज के हिसाब से भी दे सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं, 100 मान के करो या इस तरह से पॉइंट में मान के करो, आंसर सेम आएगा। चलिए इसे आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना टॉपिक सेकंड, जो आपकी प्रॉपर्टी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन उसको समझाने से पहले हम एक टर्म के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज ट्रिपल फेज डायग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के लिए ट्रिपल फेज डायग्राम, ट्रिपल फेज डायग्राम ऑफ वाटर। वाटर के लिए ट्रिपल फेज डायग्राम क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ अगर मान लो हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं, किसके लिए, वाटर के लिए, तो कुछ इस टाइप का कर्व आता है। इस टाइप का आपके पास कर्व आता है। ठीक है, जिसमें
ये जो फेज है ये हमें बताता है सॉलिड के बारे में। किसके बारे में? सॉलिड के बारे में। और वाटर के केस में सॉलिड मीन्स आइस के बारे में। ठीक है, ये जो एरिया ये हमें लिक्विड के बारे में बोलता है, और ये वाला जो पोर्शन है ये हमें किसके बारे में बताता है? वेपर, दैट इज गैस के बारे में। ठीक है, क्लियर है? पहली बात तो ये जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग अगर हम देखें हर एक पॉइंट पर सॉलिड और वेपर आपके किस फेज में रहेंगे? इक्विलिब्रियम फेज में रहेंगे इस लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम इसी तरह से सॉलिड और लिक्विड आपके इस लाइन के अलोंग क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे। सेम इसी तरह से इस लाइन पे कि हर एक पॉइंट पर लिक्विड और वेपर आपके क्या रहेंगे? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर सॉलिड और वेपर क्या है? आपस में इक्विलिब्रियम में है, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये वाली जो कर्व है, ये वाला जो कर्व, इसको हम बोलते हैं सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? डायरेक्ट वेपर या गैस में। इसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, यहां अगर हम देखें इस लाइन पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में, मतलब फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्यूजन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? आपका फ्यूजन कर्व। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम लिक्विड और वेपर के लिए बात करें, ठीक है, तो लिक्विड और वेपर अगर एग्जिस्ट करते हैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग या इस कर्व के, इसको हम क्या बोलेंगे? आपका वेपोराइजेशन कर्व। वेपोराइजेशन कर्व। चलिए, ये तो हुई आपके कर्व की बात में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम देखें किसी भी पॉइंट पर मान लो हमें मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बताना है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, ये लिक्विड और सॉलिड के कर्व को इस पॉइंट पर कट कर रही है। यहाँ से अगर मैं वर्टिकल प्रोजेक्शन खींचता हूँ नीचे की तरफ, तो ये जो टेम्परेचर आता है, ये जो पॉइंट आता है, ये पॉइंट हमें किसके बारे में बताता है? मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, क्योंकि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में, इस लाइन के बाद में। ठीक है, तो ये लाइन, ये जो पॉइंट है, ये टेम्परेचर, ये हमें किसके बारे में बताएगा? मेल्टिंग पॉइंट। ये इसको मैं लिखता हूँ टी एम। क्या लिखता हूँ? टी एम, मेल्टिंग पॉइंट पे जो टेम्परेचर है। इसी लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो ये लाइन आपको कहाँ कट कर रही है? वेपोराइजेशन वाले कर्व पे। यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो टेम्परेचर है ये मुझे किसके बारे में बताएगा? बिल्कुल करेक्ट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो इसको मैं लिखता हूँ टी बी। क्या लिखता हूँ? टी बी, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये किसी भी प्रेशर मान लो P1 पे है। ठीक है, अब मान लो मैं प्रेशर करता हूँ इंक्रीज, चेंज करता हूँ, मैंने प्रेशर कर दिया मान लो P2। क्या कर दिया? P2। इस पॉइंट पर अगर ये इसको कट करता है, यहाँ से फिर क्या करूँ मैं? एक वर्टिकल प्रोजेक्शन खींचता हूँ। ये मान लो पहले TM1 था मेल्टिंग पॉइंट, तो ये आपका जो पॉइंट रहेगा वो क्या हो जाएगा? T मेल्टिंग पॉइंट 2 मान लेता हूँ, ये पहले 1 था तो। ठीक है, इसी प्रोजेक्शन को आगे मैं बढ़ा देता हूँ अगर हम देखें तो, और अगर वहां से अगर मैं प्रोजेक्शन लूँ वर्टिकल, तो ये इस पॉइंट पर क्या करेगा? कट करेगा। इसको मैं लेता हूँ TB2, ये हो गया TB1, बॉइलिंग पॉइंट 1 एंड बॉइलिंग पॉइंट 2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट तो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। वो यहाँ से आपको दिख भी रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट करके लिख भी सकते हो कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर और ऑन इंक्रीजिंग external pressure, the boiling point
ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ग्राफ से भी दिख रही है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए। और वहीं अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट के लिए तो हम क्या कह सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट की जगह हम लिखेंगे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, यहाँ हम आइस लिखेंगे। ठीक है ना, आइस सॉलिड की फॉर्म में, यहाँ भी सॉल्यूशन डालिए, लिक्विड की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड विल डिक्रीज। ठीक है, लिक्विड का डिक्रीज हो रहा है और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल डिक्रीज। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेकंड चीज अगर हम यहाँ देखें, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट हमें किसके बारे में बताता है, ये पॉइंट हमें बताता है ट्रिपल फेज पॉइंट के बारे में। किसके बारे में, ट्रिपल फेज पॉइंट के बारे में। ये एक परफेक्ट कंडीशन होती है, ये वो कंडीशन है जहाँ पर आपका सॉलिड, लिक्विड और वेपर या गैस तीनों आपके को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब तीनों आपके इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, हर एक सॉल्यूशन के लिए एक ट्रिपल फेज फिक्स होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हो सकता है आपको लगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है ना, और हर एक सॉल्यूशन के लिए करते हैं वो, हर एक के लिए। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर तीनों फेज क्या है, एग्जिस्ट करते हैं आपके इक्विलिब्रियम में। इसको ही हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, ट्रिपल पॉइंट। ये जो पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे, इस पॉइंट को, दैट इज ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट पर होता क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस all are present in equilibrium। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक के लिए ये फिक्स होता है। जैसे अगर हम वाटर के केस में बात करें तो वाटर के लिए जो ये ट्रिपल पॉइंट होता है, दैट इज ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर। ये होता है आपका 0.01 डिग्री सेल्सियस पर होता है 4.56 mmHg। ये प्रेशर होना चाहिए और ये टेम्परेचर होगा। वो आपका किसके लिए होता है, वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट होता है, जहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रिपल फेज डायग्राम, किसके लिए, वाटर के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है, दैट इज ये वाला कर्व। ये वाला कर्व आपके बॉइलिंग पॉइंट के लिए है, वेपोराइजेशन कर्व है, जिसको मैं आगे यूज करूँगा। ये वाला कर्व किसके लिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ये वाला जो कर्व है ये किसके लिए, आपके मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है। तो ये वाला कर्व मैं आपके काम में लूँगा, कहाँ पर, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जब मैं बात करूँगा तब। और बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये वाला कर्व काम में लूँगा। ठीक है, तो इसको जब मैं काम में लूँगा अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अभी आप इसको एक बार नोट कीजिए। ओके, चलिए। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल्स किए आपके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर से ही रिलेटेड। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन किए हमने। और नेक्स्ट हमने बात की किसके बारे में, ट्रिपल फेज डायग्राम के बारे में। ठीक है, यहाँ सिर्फ केवल ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वेपोराइजेशन के लिए हम ये कर्व काम में लेंगे, बॉइलिंग के लिए, और मेल्टिंग या फ्रीजिंग के लिए ये वाला कर्व काम में लेंगे। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।